वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम 29 और 30 अक्टूबर दोनों ही दिनों के प्रीलिम बूस्टर कवर करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसका कारण ये है क्योंकि कल का डिस्कशन हमने मिस कर दिया था। मुझे किसी हेल्थ इशू की वजह से ट्रैवल करना पड़ गया। ये डिस्कशन दूसरी फैकल्टी को कवर करना है, ये उन्हें कम्युनिकेट किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया जा सका और इसी वजह से ये डिस्कशन मिस हो गया, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो अभी आज हम ये दोनों ही दिनों का डिस्कशन कवर करेंगे और मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ जो भी इनकन्वीनियंस आपको हुई है उसके लिए। तो चूंकि हम 2 दिनों का डिस्कशन कवर करने वाले हैं, तो हो सकता है कि डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप पूरे धैर्य के साथ दोनों ही दिनों का करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए। हमारा पहला आर्टिकल अग्नि 5 के बारे में है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को। इसी वजह से ये न्यूज़ में आया। ये एक सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी हमला कर सकती है। काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है। मामला ये है कि हमने इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया। इसका क्या मतलब हुआ? हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज ऑफिशियली 5500 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर करने का क्या मतलब हुआ? देखिए, मामला ये है कि डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर। अग्नि 5 को फॉर द फर्स्ट टाइम 2012 में ही सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद से ही हमारे पास अग्नि 5 है। लेकिन जो टेस्टिंग हुई है वो डीआरडीओ ने की है। अभी तक इसकी 7 फेज में टेस्टिंग हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक हमने इसका यूज़र ट्रायल नहीं किया था। यूज़र ट्रायल का मतलब यह है कि डीआरडीओ तो सक्सेसफुली इसे टेस्ट कर रहा है, लेकिन जिसे इसे हिट करना है, लाइक इंडियन नेवी को मान लीजिए अग्नि 5 का इस्तेमाल करना है, तो वो भी तो टेस्ट करेंगे ना कि हम हिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो ये सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, इट वॉज काइंड ऑफ यूज़र ट्रायल, ठीक है। और इसे कंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो डीआरडीओ थोड़ी हिट करेगा, तब तो इंडियन नेवी को, आर्मी को हिट करना होगा ना। तो इसलिए ये यूज़र ट्रायल है। और जो यूज़र ट्रायल हुआ है, इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली 5000 किलोमीटर पे पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट किया। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ ये भी चल रहा है कि पहले अग्नि मिसाइल की, अग्नि 5 की जो रेंज थी वो 5500 थी और उसे अभी घटा के इन लोगों ने 5000 कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना तो ये बोलता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है। हम ऑफिशियली इसे क्लेम नहीं करते, ऑफिशियली हम 5500 बोलते हैं। अब 5500 हमारी रेंज है, हम उतना मार सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्रायल करते वक्त हम उतना ही मारे जितनी उसकी रेंज है। हम थोड़ा कम करके भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 5 किलोमीटर का हमने टारगेट हिट किया है। ये उसकी कैपेसिटी नहीं शो करता। मतलब अगर हम करना चाहें तो 5500 भी हिट कर सकते हैं, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर दें। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये यूज़र ट्रायल है। अग्नि 5 तुम्हारे पास 2012 से ही है। ये रोड मोबाइल है, मतलब आप रोड पर इसे आसानी से किसी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इवन एक ट्रक में। और मिसाइल्स का एक कैनिस्टर होता है जिसमें मिसाइल्स को रखा जाता है। इससे एक तो आप उन्हें सेफ रख पाते हैं, दूसरा इन कैनिस्टर्स में से इन्हें हिट भी किया जा सकता है। 50,000 किलोग्राम का इसका लगभग वेट है, 1.75 मीटर ये ऊंचा है। ये लगभग पूरा एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप का, कुछ अफ्रीका का कवर करता है। तो काफ़ी बढ़िया है। 2014 में प्रश्न आया था, अग्नि 5 पे नहीं अग्नि 4 पे आया था। पहला तो यह है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा यह है कि लिक्विड प्रोपेलेंट से ये से फ्यूल करते हैं, और तीसरा यह है कि 7500 किलोमीटर रेंज है। तो ये तो देखिए ऑफिशियली तो अग्नि 5 की भी नहीं है, तो 4 की तो आप काट ही दीजिए। 3 जैसे ही काटेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, वन ओनली। ये सॉलिड फ्यूल्ड है, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है इसमें, केवल सॉलिड भी है। तो केवल पहला वाला सही है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिफाई किया है 4 साल का एक आईटीईपी प्रोग्राम। अभी देखिए क्या होता है कि पहले आप ग्रेजुएशन करिए, चाहे बीए चाहे बीएससी, और उसके बाद आप बीएड करिए अगर आपको टीचर बनना है तो। और बीएड का कोर्स पहले तो 1 साल था, बाद में इसे 2 साल कर दिया गया। तो मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये टोटल 5 साल का प्रोग्राम होता है टीचिंग के लिए। अभी इन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आप शुरू से ही प्लान कर लें कि मुझे 4 साल का कोर्स लेना है जिसमें मैं अपना ग्रेजुएशन भी करूंगा या करूंगी और बीएड भी कर लूंगा, तो यहाँ पर आप बीए के साथ बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कर लीजिए। तो आपका दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके 1 साल बच जाएंगे, क्योंकि ये 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा, इससे आप बच जाएंगे, 1 साल तो आपका सेव हो जाएगा। कौन एलिजिबल है? कोई भी जो प्रोफेशनल टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहता है आफ्टर +2, तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड हमारा टारगेट था 2030 तक। इसी उद्देश्य से सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो इसका करिकुलम तैयार कर रहे हैं।
इससे उन्हें एक मौका मिल जाएगा, एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा। लाइक आप बीएड कर रहे हैं प्लस आपने बीकॉम किया है, मतलब आप बीकॉम के सब्जेक्ट्स के साथ बीएड कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स में माहिर हैं। बीएससी के साथ कर रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स में माहिर हैं, ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं तो उसमें, तो एक स्पेशलाइजेशन भी बीएड के साथ अटैच हो जाएगा। कटिंग एज पेडागॉगी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास बढ़िया टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में उनको बढ़िया जानकारी होगी, वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बच्चों में इनकलकेट कर पाएंगे। आईटीईपी का एकेडमिक सेशन 2022-23 से स्टार्ट होगा। इसके लिए जो एग्जाम होगा एडमिशन के लिए वो एनटीए लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा इसका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टाइम फॉर इंडिया ड्राइव के बारे में है। इस ड्राइव को लॉन्च किया है स्वीडन ने। स्वीडन एक यूरोप का देश है। यूरोप के नॉर्थ में आपको यहाँ पर देखिए, ये यूरोप छोटा सा दिखाया गया है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे फिनलैंड है, ये जर्मनी है, ये डेनमार्क है, ये पोलैंड है, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है। तो ये स्वीडन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोविड के बाद काफ़ी दिक्कत हुई है ट्रेड में, व्यापार से लोग डर रहे हैं, बिकॉज कोई भी दूसरे देश के नागरिकों को नहीं आने देना चाहता, कहीं वो कोविड लेकर ना आ जाए, कोई लहर ना शुरू हो जाए। ट्रेड बढ़िया हो स्वीडन और इंडिया के बीच में, इसीलिए टाइम फॉर इंडिया ड्राइव लॉन्च किया है स्वीडन ने। इसमें वो कह क्या रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए ट्रेड पर्पज से, आप वैक्सीनेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आना है, और आने के बाद हम आपको क्वारंटीन में भी नहीं रखेंगे। बस जब आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपका कोविड-19 टेस्ट करेंगे, अगर आप निगेटिव हैं तो ट्रेड एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाइए। तो काइंड ऑफ ट्रेड प्रमोशन इनिशिएटिव है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल MK54 लाइट वेट टॉर्पीडो के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूएसए की गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत हम यूएसए से MK54 टॉर्पीडोज और उसके जो एक्सपेंडेबल्स हैं वो खरीदने वाले हैं, जैसे कि चाफ और फ्लेयर्स। चाफ और फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऐसी मिसाइल को डाइवर्ट करने के लिए जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल का जो भी हीट सिस्टम है उसे डिटेक्ट करके उसे कॉपी कर रहा है या उसे फॉलो कर रहा है। जैसे जो फाइटर जेट है उसके पीछे हीट निकलती है, कई बार मिसाइल्स उसे फॉलो करती हैं हिट करने के लिए, तो आप चाफ या फ्लेयर्स छोड़ देते हैं, वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किसे हिट करना है, इसे हिट करना है, किसे करना है। तो चाफ और फ्लेयर्स भी हम खरीदेंगे। ये हमारी इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो P8I है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो P8I है ये भी हमने यूएसए से ही खरीदा है, और इसी P8I में हम ये टॉर्पीडो इंस्टॉल कर देंगे, तो इसके ज़रिए हम सबमरीन्स को हिट कर सकते हैं। चूंकि दोनों ही एक देश से आ रहे हैं तो इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पीडो है, यूएस की नेवी इसका इस्तेमाल करती है, हम भी खरीद रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम सबमरीन से भी कर सकते हैं, कोई वॉरशिप से भी कर सकते हैं, एयरप्लेन से भी कर सकते हैं। इसे लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पीडो के नाम से भी पुकारा जाता है। ये अबव और बिलो सरफेस लॉन्च किया जा सकता है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, उसके बाद अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये अपने टारगेट को पानी के भीतर ट्रैक कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। P8I जिसमें हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ये लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, यूएसए की बोइंग कंपनी से बनाती है और हमने उन्हीं से इसे खरीदा है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफ़ी कारगर है ये, इंडिया भी इसका इस्तेमाल करता है। ये इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्विलांस सब में यूज़ किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 16th ईस्ट एशिया समिट के बारे में है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में ग्लोबल वैल्यू चेन के बारे में बात की। ईस्ट एशिया समिट जो है वो वर्चुअली कंडक्ट की गई है। आसियान की समिट होती है तो उसके साथ ही ईस्ट एशिया समिट भी कर लेते हैं ये लोग। इस बार इसे होस्ट किया गया है ब्रुनई के द्वारा। जो ब्रुनई है यही आसियान को भी चेयर कर रहा है और ईस्ट एशिया समिट को भी चेयर कर रहा है। इंडिया ने 3 मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, और चूंकि चेयर ब्रुनई है तो वही इसे स्पॉन्सर करेगा, लेकिन इंडिया ने इन तीनों मुद्दों को स्पॉन्सर किया। तो पहला तो ये था कि हम मेंटल हेल्थ के मुद्दे पे बात करें ग्लोबल लेवल पे, कोविड के बाद जो सिचुएशन बनी है। इकोनॉमिक रिकवरी हम टूरिज्म के जरिए करें। देखिए जो आसियान के देश हैं वो टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप उनकी बात करेंगे तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेंगे। और कोविड के बाद हम सस्टेनेबल रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कारगर पॉइंट रहा। तो इन तीनों मुद्दों पर बातचीत की गई। देखिए जो ईस्ट एशिया समिट है, मैं आपको बता दूं कि एक तो आसियान के 10 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट में 8 और देश जुड़ जाते हैं। वो 8 देश हैं इंडिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। अब यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आपको हर तरीके के देश मिल रहे हैं जो आपस में राइवल भी हैं, लाइक यूएस और चाइना। चाइना के खेमे में जाता है रशिया, और इंडिया के साथ अलाई होता है, यूएसए के साथ अलाई होता है इंडिया। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पर ये सभी राइवल कंट्रीज एक साथ आ जाती हैं, और फिर डेफिनेटली
कई सारे ऐसे मुद्दों पर भी बात होती है जो एक दूसरे के लिए आपत्ति का विषय है, तो ऐसे इश्यूज पर भी चर्चा होती है। जैसे कि अब चाइना है, यूएस है, तो इंडो पैसिफिक की बात होनी है, साउथ चाइना सी की बात हुई, जो अनक्लॉज के रूल्स हैं उनकी बात हुई, आतंकवाद के मुद्दे पे बात हुई, कोरियन पेनिनसुला और म्यांमार का जो मुद्दा है वहां पर भी बात हुई। इनफैक्ट ताइवान के बारे में भी यूएसए ने चर्चा की। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत ईस्ट एशिया समिट में हो जाती है, क्योंकि सबको एक साथ आना होता है। पहली बार इसकी चर्चा 1991 में की गई थी। ठीक है, फॉर्मली एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में आता है 2005 में, स्ट्रेटेजिक डायलॉग के तौर पे कि सब लोग बातचीत करेंगे। ओनली लीडर लेड फोरम है ये। सभी की पार्टनर्स जो हैं वो किसी एक, जो भी उसे होस्ट कर रहा है, उसकी लीडरशिप में पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बातचीत करते हैं। कौन से देश है हमने देख लिया। आसियान लीड करता है फोरम को, और आसियान के मेंबर्स ही रोटेशन में इसको चेयर करते हैं। इंडिया जब से एग्जिस्टेंस में आया तब से इसका फाउंडिंग मेंबर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्वीन हियो हुआंग ओके के बारे में है। देखिए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या में रामकथा पार्क था, उसे अभी रिनोवेट किया गया है, थोड़ा और बढ़िया बनाया गया है, तो उसका नाम भी बदल दिया गया। अब उसका नाम रामकथा पार्क नहीं होगा, रेदर उसका नाम होगा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। अब ये भला है कौन? क्वीन हियो हुआंग ओके एक कोरियन क्वीन है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अयोध्या की ही थी। ये नाम क्वीन हियो हुआंग ओके तो उन्हें तब मिला जब उनका विवाह कोरिया के राजा से हुआ। उसके पहले उनका नाम सूरी रत्ना था। वो राजकुमारी थी अयोध्या की, राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी थी। पद्मसेन जी जो कौशल का पूरा एरिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा कवर हो जाता है, उस समय यहाँ पे यूपी से लेकर उड़ीसा तक के रीजन में रूल करते थे। एक रात को उनको सपना आया जिसमें ईश्वर ने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह कोरिया में करिए। तो उन्होंने एक शिप के माध्यम से अपनी बेटी को कोरिया भेजा, और वहां पर वहां के राजा से उनका विवाह हुआ। समगुक यूसा, ये 3 किंगडम्स का एक अकाउंट है, जिसमें तीनों राज्यों के बारे में जानकारी है। ये 3 राज्य आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, गोगुरियो या बैगजे और सिल्ला, इन तीनों के बारे में वहाँ बातचीत है। 13वीं सेंचुरी में इस अकाउंट को लिखा गया था। वहाँ पर ये कहानी लिखी है कि कैसे अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह साउथ कोरिया में होता है। ये घटना 2000 साल पहले की है। 48 बीसी में जो प्रिंसेस हैं वो ट्रेवल करके कोरिया जाती हैं अयुता से। मेंशन ये है कि अयुता अयोध्या को ही कहा गया है, हालांकि इसमें विवाद भी है। और उनका विवाह किम सूरो से हुआ, जो कि ग्युमग्वान गया, जो वहाँ का रीजन है साउथ ईस्टर्न कोरिया में, वहाँ के राजा थे। कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अयुता अयोध्या नहीं है, रदर थाईलैंड का अयुथया किंगडम है, और ये रानी वहाँ की थी, ना कि अयोध्या की। विवादित है, लेकिन ज़्यादातर अकाउंट्स ये कहते हैं कि वो अयोध्या की ही थी, तो इसमें ज़्यादा कंसेंसस है। प्रिंसेस बाई बोट ट्रेवल करती हैं और वहाँ जाकर किंग सूरो से उनका विवाह होता है। फिर उनका नाम क्वीन हियो हुआंग ओके हो जाता है। एक पगोड़ा इंडिया लाया गया है, जो ऐसा माना जाता है कि जब वो जा रही थी यहाँ से तो उनके साथ भेजा गया था। जापान में सुनामी वगैरह का खतरा रहता है, तो ओशन गॉड को काम करने के लिए यहाँ से भेजा गया था, जो उनके टॉम के नज़दीक में प्लेस किया गया था। एक गोल्डन एग भी वो कोरिया लेकर गई थी, जो ग्रेनाइट से बना हुआ है एक्चुअली में। तो ये सारी बातें रानी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में है। गवर्नमेंट ने इस काउंसिल को एक बार फिर से बनाया है। फिर से बनाने का क्या मतलब है कि पहले भी थी? हाँ, पहले थी। 2 साल का टर्म था, खत्म हो गया सितंबर में, तो फिर से बनाया और लीडरशिप दे दी डॉक्टर विवेक डेब्रॉय को। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसके लिए कोई कानून भी नहीं है। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बनाती है। नाम से स्पष्ट है, ये इकोनॉमिक इश्यूज पर एडवाइस करते हैं। किसे? गवर्नमेंट को, और प्राइमरली प्राइम मिनिस्टर को। ये बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिन पर बातचीत की जानी चाहिए। फर्दर ये इन्फ्लेशन, माइक्रो फाइनेंस और इंडस्ट्रियल आउटपुट जैसे मुद्दों पर भी रिकमेंड करते हैं। नीति आयोग को ये सर्व करते हैं, जो इनका देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक और प्लानिंग और बजटिंग पर्पस है, उस संबंध में नीति आयोग इनका सारा कामकाज देखती है। ये इश्यूज को एनालाइज करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको दिए जाएं, या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ये कोई मुद्दा खुद से भी उठा सकते हैं या इनको रेफर भी किया जा सकता है, और कोई भी काम जो उनको प्राइम मिनिस्टर देंगे वो इसको करेंगे। तो ये तो देखिए 29 का पूरा हमने टॉपिक कवर किया। मैं 30 अक्टूबर का जो टॉपिक है उसे यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये 29 का कवर किया, अभी 30 का कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है AI पे चर्चा। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत काम करती है, उन्होंने अक्टूबर 28 में AI पे चर्चा को लॉन्च किया।
एआई फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस ये थीम रही। मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे गवर्नेंस में, जिसमें डेटा का प्रॉपर यूज किया जाएगा। इसमें सीरीज ऑफ पैनल डिस्कशंस होते हैं जिसमें सभी स्कॉलर्स अपने व्यूज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे और कितना बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की बात करें तो 2009 में इसे बनाया गया था, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सब डिवीजन के तौर पे। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है ये। इनका काम होता है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट कैसे मैनेज किए जाए। वेरियस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को कैसे हैंडल करें, इसमें ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मदद करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईसीजीएस सार्थक के बारे में है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ओपीवी, जो समंदर के किनारे देख रेख करते हैं, किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। अभी हाल ही में इसे कमीशन किया गया है गोवा में। इंडियन कोस्ट गार्ड को ये मिल गया, अब वो इसका इस्तेमाल करेंगे। आईसीजीएस सार्थक इंडिजिनियसली बिल्ट है, हमने खुद ही बनाया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। 105 मीटर लंबा है, 2450 टन इसका वेट है। यहाँ पर देखिए, हाँ, और ये 9100 किलोवाट डीजल इंजन चाहिए, मतलब डीजल चाहिए होता है जिसके जरिए प्रोपेल होता है। इतना बड़ा इसका इंजन है जो इस पूरे शिप को प्रोपेल करता है, चलाता है। ये 26 नॉट्स की स्पीड मैक्सिमम अचीव कर सकता है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर मशीनरी सब लगी है, जो कि यूजुअली किसी भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल में होती है। कैपेबल है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर इस पे लैंड कर सकता है, हाई स्पीड बोट इस पे रखी जा सकती है, और एक इनफ्लैटेबल बोट भी, वो जो हवा भरने जैसा होता है जिसमें आप रेस्क्यू कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके ना। फर्दर अगर मान लीजिए कोई पोल्यूशन फैला, लीकेज हो गया ऑयल वगैरह का, तो उसे भी मैनेज करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सर्विलांस करने के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी और बाकी ड्यूटीज के लिए अपना काम करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रे या फिर हनुमान लंगूर के बारे में है। ग्रे लंगूर, इन्हें कई बार हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। भगवान हनुमान के नाम पर ही इन्हें नाम दिया गया है। इनके पीलेज के साथ जो इनके फर और हेयर होते हैं काफ़ी यूनिक होते हैं। इन्हें अभी डिटेक्ट किया गया है जो इंडस्ट्रियल नेबरहुड है अंकलेश्वर का, गुजरात में, वहाँ पे, इसीलिए ये न्यूज़ में आए, काफ़ी बड़ी संख्या में दिखे इसलिए। इन्हें लोग पॉपुलरली हनुमान भी कह दिया करते हैं, लंगूर कह दिया करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए आपको साउथ एशिया में काफ़ी जगहों पे मिलते हैं। इनकी 16 सब स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि हिमालयन रीजन से लेकर पेनिनसुलर इंडिया तक मिलती हैं। काफ़ी लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये इंडिया में। भूटान, नदर्न इंडिया और नेपाल में मेजरली आपको ये मिल जाएंगे। बाकी कई सारे नेशनल पार्क्स वगैरह में भी, लाइक बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। ये जंगलों में भी रहते हैं, जहाँ इंसान हो वहाँ पे भी रहते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई सब थॉर्न सब वाली, मतलब जो भी ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अल्पाइन फॉरेस्ट में ऊंचाई पे भी रह लेते हैं। क्योंकि इनकी संख्या इनफ है तो ये लीस्ट कंसर्न है IUCN की रेड लिस्ट में। यद्यपि ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में है। ये एक रिपोर्ट है जिसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया, ये बड़ा सवाल होगा क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर, यानी कि सीव, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। भला ये क्या है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। इन्होंने भारत के 640 डिस्ट्रिक्ट को एनालाइज किया और कहा कि 463 यानी कि 463 डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल हैं एक्सट्रीम फ्लड, ड्रॉट या फिर साइक्लोन को लेकर। फाइंडिंग्स में निकला कि 183 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट हैं जहां खतरा ज़्यादा है। ये आपको असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार में मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा खतरा फ्लड्स का है, जबकि साउथ और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में खतरा ज़्यादा ड्रॉट का है। अनसस्टेनेबल लैंडस्केप, चूंकि जमीन का इस्तेमाल बदल रहा है, इंफ्रा में चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से भी क्लाइमेट का रिस्क दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कृषि उड़ान 2.0 स्कीम के बारे में है। उड़ान स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी ताकि मिडिल क्लास का भी एक व्यक्ति जो फ्लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही आई थी कृषि उड़ान स्कीम 2020 में। जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, अगर हम उन्हें फ्लाइट से मार्केट तक पहुंचाएं तो किसान को अच्छे दाम मिल जाएंगे, लेकिन फ्लाइट से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सरकार को इसे सस्ता करना होगा। तो कृषि उड़ान स्कीम के जरिए सरकार यही प्रयास करती है। इसका भी सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है।
इसके जरिए एग्री प्रोड्यूस यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो पेरिसेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का प्लान है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें, जो भी लोग किसान इसका इस्तेमाल करेंगे उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे ताकि खर्चा कम हो जाए। 2020 में इसका इस्तेमाल किया गया था। अब इसका सेकेंड वर्जन है। हिली एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ट्राइबल एरियाज के हैं उन पर इस बार फोकस किया जाएगा। 53 एयरपोर्ट पूरे भारत में इस्तेमाल किए जाएंगे एग्री एक्सपोर्ट के लिए या एग्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल रीजन्स फोकस में होंगे। क्या होगा इसमें, मतलब कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे? चूंकि फ्लाइट से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसे सस्ता करने के लिए लैंडिंग, पार्किंग और भी जो अदर लैंडिंग चार्जेस हैं वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं। और जो रूट नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है डोमेस्टिक एयरलाइंस को, उसका कुछ खर्चा आता है, उसको भी पूरा वेव ऑफ कर दिया गया है, कोई खर्चा नहीं लगेगा। फर्दर जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है एटीएफ, जिसका इस्तेमाल एयरलाइन में किया जाता है, ये भी कहा गया है कि जो भी एयरलाइंस कृषि उड़ान 2.0 स्कीम में कवर्ड हैं उनका ये फ्यूल का चार्ज 1% कम कर दिया जाए ताकि उनके लिए उन्हें कम पैसों वाली ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना सहूलियत भरा हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तजाकिस्तान के मिलिट्री बेस के बारे में है। ये न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में ये आया कि चाइना ने तजाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बना रखा है और वे एक दूसरा और भी बना रहे हैं, जिसका मेन टारगेट अफगानिस्तान को वॉच करना या वहां इंटरवीन करना है। हालांकि चाइना ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन मोरलेस ये क्लियर है कि जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो मिलिट्री बेस के पर्पस से ही है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये तो तय है, वो किस पर्पस से हो रहा है इस पर विवाद है, लेकिन कोई पागल तो है नहीं, सबको पता है इट इज़ अ काइंड ऑफ मिलिट्री बेस। तो देखिए ये तजाकिस्तान है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अफगानिस्तान में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान देखिए यहाँ भी है, ये भी अफगानिस्तान ही है, और यहाँ पर चाइना दिख रहा है आपको। तो ये मिलिट्री बेस इन्होंने बना रखा है जो चाइना के बिल्कुल क्लोज है और अफगानिस्तान के भी काफ़ी नज़दीक में है तजाकिस्तान में। जो ईस्टर्न गोर्नो बदख्शन ऑटोनॉमस प्रोविंस है, अगर मैं इसे सही बोल रहा हूँ तो, और पामीर माउंटेन्स है, वहीं पर इसे बनाया गया है। प्लान तो ये है कि इसे तजाकिस्तान ही ओन करेगा, उनकी जो रैपिड रिएक्शन ग्रुप है वो ओन करेंगे, लेकिन चाइना फाइनेंस कर रहा है $10 मिलियन इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए तजाकिस्तान के जो अपने मिलिट्री बेस हैं वहाँ पर रशिया और इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस है, ये तो तय है, लेकिन चाइना ऑल टुगेदर एक नया मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। एक बार ये बेस तैयार हो गया और तजाकिस्तान ने ये चाइना को दे दिया तो ये दूसरी ओवरसीज चाइनीज सिक्योरिटी फैसिलिटी बन जाएगी आफ्टर जिबूती। जिबूती जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, देखिए यहाँ पे है जिबूती, ये इथियोपिया है, ये सोमालिया है, कीनिया है, यहाँ पर चाइना का एक मिलिट्री बेस है, तो ये उनका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल हमने समझा। अब आइए रिवीजन देख लेते हैं, दोनों ही दिनों का देख लेते हैं। अग्नि 5 इसकी स्ट्राइकिंग रेंज 10,000 किलोमीटर है, साफ समझ में आ रहा है, गलत है, 5500 है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, वो 4 सालों में अपना कोर्स कवर कर लेंगे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये सही है। टाइम फॉर इंडिया ड्राइव यूएस ने लॉन्च किया है, गलत है, हमने देखा स्वीडन ने किया है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। ईस्ट एशिया समिट 2005 में स्टैब्लिश हुआ, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ये वाला सही है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल स्टैचुरी और इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट तो है, स्टैचुरी मतलब इंडिपेंडेंट है, स्टैचुरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बनाती है। अब अगला जो है कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, फोकस होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, ट्राइबल एरियाज पे पेरिसेबल आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये सही है। आईसीजीएस सार्थक इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, एकदम गलत है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ग्रे और हनुमान लंगूर बंधवगढ़ नेशनल पार्क और सिरस्का टाइगर रिजर्व में स्पॉट किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है, एकदम गलत है, हमने देखा था इसे सीव रिलीज करता है। सीव है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, इन्होंने इसे रिलीज किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है। देखिए एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रारंभ 3 में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिया गया है। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन ये होता है, मतलब कई सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो ईएमआई में अपनी फीस सबमिट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा ईएमआई लेते हैं आपकी फीस उस पर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो नो कॉस्ट ईएमआई है इसमें आप सेम फीस पे कर सकते हैं ईएमआई में। ये जो ऑफर है वो 31 अक्टूबर तक वैलिड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। इन केस आपका कॉन्टैक्ट नहीं उठ पाता है या कॉल नहीं उठ पाती है तो आप सिंपली onlyas@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, आपको जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो कॉल बैक कर लेंगे।
तो आज का ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीदन दोनों दिनों का करंट अफेयर्स आपने कवर कर लिया है। तो आज का ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।